अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सना खैवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इमरान खान के ट्वीट के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हक पर खड़ा होता है वो कभी हारता नहीं है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और अपने पार्टी अहदेदारों के हवाले से भी उन्होंने ख़ास हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब ने कि अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप अपने ओहदे से अलग हो जाएं और उनको मौका दें जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं दबाव। अच्छा देखिए, दो ट्वीट्स हैं, बारी बारी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो संबड़ियाल वाला था, वो तो अब संबड़ियाल का इलेक्शन खत्म हो गया, अब तो नताइज आ रहे हैं जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसको भी करेंगे, उस पर हम अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे, ज़रा नताइज और मैच्योर हो जाए तब तक। देखिए, खान साहब ने कहा है कि पार्टी के तमाम अहदेदारों को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं वो अहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह इन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। बात भी ठीक है। हाँ, देखिए, पीटीआई में ओहदे कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। अग्री। खान साहब ने देखो, वो हमें तो एक ही बार बताई हुई थी कि कप्तान को एक टीम ही तो बनानी आती है। कप्तान का, वो कहते थे कप्तान को टीम बनानी आती है। ये जो टीम कप्तान ने बनाई है वो खेल रही है। अब उनको अपनी टीम पर अगर एतमाद नहीं है तो टीम बदलने का अख्तियार भी खान साहब के पास ही है। टीम बनती है, दबाव पड़ता है, मुनाफकत सामने आ जाती है, उसके बाद क्या करें? कितने लोगों को चेंज करें? फिर ये ना लिखें। देखें, ये जिन लोगों को वो कह रहे हैं कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये भी तो उन्होंने ही लगाए हुए हैं, ये खुद लग गए हैं। ये भी तो बानी पीटीआई खान साहब की चॉइस है ना, अच्छी है या बुरी है। उनको नहीं पता था मैं जिनको लगा रहा हूं ये दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं मेरा पता ये सवाल है, से पहले तो कहां पता चलता मेरा ये सवाल है कि उनको अपनी पार्टी के लोगों के बारे में नहीं पता कि कौन दबाव बर्दाश्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मतलब आप कुछ अर्सा पहले, 3 माह पहले हमें बताया गया कि आयरन मैन जुनेद अकबर हमने लगा दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट से कभी काबू नहीं आ सकता। आप नहीं छोड़ेंगे आज। अच्छा ठीक है ना। पिछले हफ्ते जुनेद अकबर से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ, उनकी तकरीरें आपको याद है ना, जैसे उन्होंने ओहदा संभाला था, तकरीरें भी उनकी किस किस्म की थी, कैसे ललकार रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट। सर आज खान वो भी अगर दबाव में आके बैठ गए हैं तो फिर क्या करें? पार्टी किसको देखे? फिर कोई मुझे आप ऐसा करें, कोई 10 नाम बताएं जो दबाव में नहीं है। वो मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर हो तो फिर पार्टी मुल्क से बाहर ले जाएं, मुल्क में सियासत खत्म कर दें। पार्टी मुल्क से बाहर से चल रही है ना। आप ऐसा करें, ये सारी पार्टी उठाएं और उठाकर आदिल राजा को दे दें, शहजाद अकबर को दे दें, शहबाज गिल को दे दें, मोहित पीरजादा को दे दें, साबिर शाकर को दे दें, इमरान, वही रह गई आपकी पार्टी। क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पर तो आपको एतबार नहीं रहा। आपको असद कैसर पर एतबार नहीं है, आपको बैरिस्टर गौहर पर एतबार नहीं है, आपको सलमान अकरम राजा पर एतबार नहीं है, आपको अली मोहम्मद खान पर एतबार नहीं है, आपको शहरियार अफरीदी पर एतबार नहीं है। इन लोगों पे तरीके इंसाफ को, इमरान खान को एतबार नहीं, लेकिन हुकूमत को बड़ा एतबार है इन पे। ये क्या वजह है? सर पीटीआई को ने टिकट दिया, इनको हुकूमत ने टिकट दिया। नहीं, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये जो टीम है बड़ी अच्छी टीम है, जो क़यादत है इसी क़यादत के साथ जो है आगे चलना चाहिए। माइनस इमरान खान होना चाहिए। पार्टी के लिए तो आराम से रास्ते आगे खुले हैं, इलेक्शन में आए और लड़े इलेक्शन। ये इन सब लोगों को टिकट खान साहब ने दिया था, जाहिर है ये खान साहब की चॉइस है। जो भी खान साहब की टीम है, गवर्नमेंट उसके साथ काम करने को तैयार है। जो भी खान साहब की टीम है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ काम करने को तैयार है। आपने कहा हम जुनेद अकबर लाए हैं, वो जुनेद अकबर के साथ। आपने कहा हम आलिया हमजा लाए हैं, वो आलिया हमजा के साथ काम करने को तैयार हैं। आप अब पिछले हफ्ते आप देखें ना जी, आलिया हमजा के ऊपर कमेटी बना दी। अब मेरी बात सुने, पहले आप आलिया हमजा को लाए कि हम एक शेरनी ले आए, पंजाब फतह करके वो मारेगी। पिछले हफ्ते आपने उसको माइनस करके उसके ऊपर एक और कमेटी बना दी। फिर वो अली जफ़र साहब उस कमेटी को अनडू कराने चले गए। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ये कमेटी रहेगी। आप मेरी बात समझे, ये जो पीटीआई के अंदर जो लड़ाई है ओहदों की, ये मेरे हिसाब से खान साहब ने खुद शुरू की हुई है। वो ना 15-15 दिन, हफ्ता लोगों की इज्जत करते हैं, 15-15 दिन, हफ्ता लोगों की बेइज्जती शुरू हो जाती है। 15 दिन किसी की इज्जत शुरू हो जाती है, 15 दिन किसी की बेइज्जती शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं ना, जब हसन रऊफ को हटा के शेख वकास अकरम को लाए थे तो कितनी तारीफें की गई थी शेख वकास की। अब शेख वकास की बेइज्जती का सीजन शुरू हो गया। अच्छा आप बताइए, अब मेरी बात है, अब शेख वकास की बेइज्जती का मुताबिक इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए?
पार्टी लीडर? देखिए, या मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? या तो उनकी सारी पार्टी गलत है या खान साहब गलत है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुंच गई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर से लेके नीचे शेख वकास अकरम से लेके रियाज फतियाना से लेके सारे जितने पार्टी जिनको उन्होंने टिकट दिए, जो उनकी टिकट पे जीते हुए हैं, या तो वो सारे गलत हैं या खान साहब गलत हैं। क्लैश तो यहाँ, मतलब आप कितनी दफ़ा अहदेदार चेंज करेंगे। वो कहते हैं लिहाजा कम हौसला अहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं। भाई अगर आपको खान साहब लग रहा है कि कोई कम हौसला है, आप उसको हटा दें। खुद कैसे हट जाएं? आपके नोटिफिकेशन पे बंदा लगता है, आपके नोटिफिकेशन पे बंदा हट जाता है। ना बंदा खुद लग सकता है, ना पार्टी के अंदर कोई मैकेनिज्म है ओहदे देने का, ना कोई सेंट्रल बॉडी है, ना कोई क्राइटेरिया है, ना कोई मुशावरत है। वन मैन शो है, वन मैन शो है कि वो जो कहेगा वो कहेगा, ये पार्टी क़यादत उस पर लब बैक करेगी, क्योंकि नहीं, वो कहेगा ये चेयरमैन है, वो चेयरमैन होगा, वो कहेगा ये गद्दार है, वो गद्दार होगा। तो फिर उसको इस किस्म के ट्वीट नहीं करने चाहिए, वो हटा दे जो कम हौसले वाले हैं। अच्छा, अभी की जो सिचुएशन है ना, ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि हम उनकी जगह दलेर और नजरियाती वर्कर्स को लेकर आएंगे। वो तो सिर्फ जेल काट रहे हैं, वो तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। जो दलेर भी हैं, नजरियाती भी हैं, क्या लगता है आपको? शाह महमूद कुरैशी नहीं है, यास्मीन आशिक नहीं है, उनके बेटे को गद्दार डिक्लेयर करके शोकाज दे दिया। किसने गद्दार डिक्लेयर किया उसको? जिसने शोकाज दिया। किसने उठाया उनको रात के अंधेरे में? किसने कहा? कौन कहता है कि उसने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला है? वो कहता है मैंने नहीं दिया, वो वजाहतें दे दे मर गया है। उसको डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से किसने हटाया? एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया है। नहीं, मतलब आप मेरी एक बात बताएं, उसको पीटीआई में शोकाज एस्टैब्लिशमेंट ने दिया है, उसकी पीटीआई में बेइज्जती एस्टैब्लिशमेंट ने की है। अच्छा, तहकीकात नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर? उसका पार्लिमानी ओहदा एस्टैब्लिशमेंट ने छीना है। उसका बाप जेल काट रहा है और बाहर उसको जलील कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, वो पीटीआई कर रही है। छोड़ दे पीटीआई। कौन? ज़हन कुरैशी? पता नहीं, बाप अंदर है, वो बाप छोड़ दे कि पीटीआई छोड़ दे, मुझे तो नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई में एक बिस्ती कल्चर मौजूद है, इज्जत करने का रवाज नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं, नून लीग ये कहती है कि एहतसाब का अमल पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। यार कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, उखाड़ पिछाड़ नहीं होनी चाहिए, वजारतें हो जाएं या फिर आपके क़यादत के पास जो ओहदे हों वो आपको उनके साथ मुसल्लत रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप अगले को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्वेश्चन तो करे कारकुन जिसके पास इख्तियार नहीं है। वो जो जिम्मेदार है, मतलब अगर आज बुरी क़यादत लगी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। किसका? बुरे लीडरों को ओहदे देने का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। कम हौसला लोगों को ओहदे देने का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। कॉम्प्रोमाइज लोगों को आगे लाने का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। सारा कुछ तो उसने खुद किया है। सारी पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना? नहीं, फिर वो लाया है। ये सब लोग इमरान खान की चॉइस है। मेरा यही मौकफ है कि इस सारे काम की जिम्मेदारी उन्हें खुद उठानी है कि हाँ, मैंने ये चेयरमैन लगाया था, कॉम्प्रोमाइज है तो मैं क्या करूं। अगर उनका चेयरमैन आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पे मुबारकबाद देता है तो ये इमरान खान की चॉइस है ना। वो चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट ने उसको पीटीआई का चेयरमैन लगाया है या नून लीग ने उसको पीटीआई का चेयरमैन लगाया है? आप मेरी बात समझे। ठीक है, बात आपकी नहीं खत्म कि अगर गंडापुर को के एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात हैं तो गंडापुर को सीएम पीटीआई ने लगाया है या एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया है? पीटीआई ने। कोई कौन है फिर? और पीटीआई में भी कोई मुशावरत का अमल नहीं है, कोई एहतसाब का अमल नहीं है, कोई बॉडी मौजूद नहीं है जो फैसले करती है। वहां वन मैन शो है और वो उस वन मैन का नाम है बानी पीटीआई इमरान खान। वो स्याह करे, सफेद करे, दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। उसके ओहदे से, उसके फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। पार्टी में बहुत दफा बहुत से रहनुमाओं को शोकॉज मिले, लेकिन बहुत दफा वो शोकॉज इमरान खान ने वापस भी लिए पार्टी के प्रेशर की वजह से। मेरिट पे लिए। तो शो कहां से हो गया? मेरिट पे लिए। उसकी मर्जी है वो शोकॉज दे दे, उसकी मर्जी है वो वापस ले ले।
उसकी मर्जी है वो बेइज्जती कर दे, उसकी मर्जी है वो इज्जत कर दे। मेरा ये मौकफ है उस तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, मुलाकातें उससे करने यार नहीं दी मुझे नहीं जाती, पता और फिर भी इन्फॉर्मेशन जब वो बाहर थे तब भी ऐसा ही था। कितने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने तब्दील किए। अच्छा, गलत किया। हाँ, 6-6 महीने की म्यूजिकल चेयर थी। मतलब एक बंदे को अपनी कैबिनेट बनाना ही नहीं पता। कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, इस पार्टी के पास फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं था। आप मेरी बात नहीं सुने। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खान साहब का है ना इल्ज़ाम कि मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये ट्वीट करना चाहिए था कि मैं पीटीआई के कारकुन से शर्मिंदा हूं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज लोगों को ओहदे दिए। उन्हें कहना चाहिए था मैं पीटीआई के कारकुनान से शर्मिंदा हूं कि मैं कम हौसला लोगों को मैंने बड़े ओहदे दिए। मैं पीटीआई के कारकुनान से शर्मिंदा हूं कि मैं दबाव में आने वाले लोगों को पार्टी में आगे लेके आया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो दबाव में लेके आते हैं और जो दबाव में लेकर आते हैं पार्टी की क़यादत को, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए ये वॉर है, हर पार्टी इसमें से गुजरी है, जंग है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। कोई बर्दाश्त कर गए, कोई कर ही नहीं सकता। जो नहीं, देखिए अगर उन्होंने फर्ज कर लें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करना तय कर ली, तो उनको ऐसी टीम लानी चाहिए जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ ले। ये तो उनका काम है ना, फिर कप्तान का काम है अपने लिए ऐसी टीम चूज करे। हर 2 महीने बाद हमारे साथ देखें तबाह कर दिए लोगों ने अपने कारोबार, किसी ने कुछ नहीं तबाह किया। आपका तो मौका कर दिया, जेलें काट ली, बच्चे आपके सामने हैं, उनके सूरत हाल किस तरह पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्या उनके कारोबार चल रहे हैं। 9 मई के अलावा अभी भी सवाल उठा रहे हैं। 9 मई के मुल्जमान के अलावा कोई जेल में नहीं है। उनमें भी 10-12 लोग हैं जो शाह महमूद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और ये इजाज चौधरी, सबकी जमानतें हो गई हुई हैं। सब बार सियासत कर रहे हैं। जब एहतजाज की कॉल देती है तहरीक इंसाफ, तब पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। नवंबर में भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, फिर हुई हैं और अब फिर होंगी तहरीक के साथ ही। इसलिए तो खान साहब ने कहा कि मैं जेल से तहरीक का ऐलान कर रहा हूं और वहीं से लीड करूंगा। लेकिन कैसे वो जेल से तहरीक चलाएंगे? अडियाला जेल के एक बैरक से दूसरे बैरक तक एहतजाज करेंगे। पहली बैरक नंबर 1 से निकलेंगे और दूसरी बैरक नंबर 2 तक एहतजाज करेंगे। वहां से निकलेंगे बैरक नंबर, क्या बात कर रहे हैं, मैं जेल से लीड करूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब ने एक बुरी टीम सेलेक्ट की, एक बुरी लोगों को ओहदे दिए, उनको उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। दिस इज मेरा सिंपल पॉइंट कि वो ये ना कहें कि क्या हो जाएगा जिम्मेदारी कबूल करने से? हुकूमत खुश? नहीं, हुकूमत नहीं खुश। फिर तो एक अच्छा कप्तान वही होता है जो अपनी गलतियां, कमियां, कोताहियां मान के आगे चले। कितने लोग और जो ये कहे कि मैंने मैच में बुरी टीम खिलाई है, मेरे पास अच्छे प्लेयर मौजूद थे, मैंने सिफारशी प्लेयर आगे लेके आया, मेरे पास अच्छे प्लेयर मौजूद थे, मैं जान के नालायक प्लेयर्स को मैं आगे लेके आया। यही कहना चाह रहे हैं खान साहब। जब वो ये कह रहे हैं कि हम दलेर और नजरियाती वर्कर को आगे लाएंगे, तो कोई उनसे पूछ सकता है कि आज तक क्यों नहीं लाए? मतलब कोई पूछ सकता है कि दलेर और नजरियाती वर्कर्स को आपने टिकट क्यों नहीं दिए? कोई पूछ सकता है कि आज तक आपने दलेर और नजरियाती वर्कर को इग्नोर क्यों किया? देखिए ना, मतलब आप बड़ी सिंपल, अब हम दलेर और नजरियाती वर्कर को लाएंगे। भाई मलाई तो सारी टिकटों की खा गए जिनको आप कहते हैं कम हौसला, और अब आप कहते हैं जब मार खाने की वक्त आई है कि हम दलेर और नजरियाती को लाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिंपल, मैं गलत बात नहीं, देखें आप तहम्मुल से मेरी बात सुने कि एक कप्तान अपनी टीम बनाता है, पॉलिटिकल कप्तान हो कोई कप्तान, उस टीम के साथ वो एक मैच खेलता है, फिर वो मैच वो हारता है या जीतता है, वो उसकी टीम ने अच्छा खेला बुरा खेला, कप्तान जिम्मेदार है। कोई दबाव बर्दाश्त कर जाता है फवाद चौधरी के बकौल, और कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कप्तान क्या करे? कप्तान की सिलेक्शन है कि उसने ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जो दबाव बर्दाश्त कर सकें। अगर वो एक फास्ट ट्रैक पिच पे खेल रहा है, उसे ऐसा प्लेयर खिलाना है जो फास्ट पिच पे खेलेगा। अगर स्पिनिंग ट्रैक है, उसे ऐसा प्लेयर खिलाना है जो स्पिन खेलेगा। यही तो कप्तान की कप्तानी का इम्तिहान है। तो अच्छा, मेरा मतलब कप्तान की कप्तानी का क्या इम्तिहान है? अगर उसने सारे नलायक इकट्ठे करके कौम के आगे फेंक दिए हैं और आज वो कह रहा है वो बरी जिम्मा हो रहा है, ये कप्तान की कप्तानी, ये
उस कप्तान की कप्तानी की नल आज मैं समझता हूँ खानदे होते हैं, अब नहीं तो और खानदे की और की नवाज शरीफ तक बात कोई रह ना जाए, नलायकी, सियासत नहीं आती, ये नहीं आता, खान ने ये किया, फ्लॉप हो गया। सियासत नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आज अपनी टीम से नाखुश हैं, अगर उन्हें समझते हैं कि उन्होंने पार्टी में गलत लोगों को ओहदे दिए हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं सादा सी बात कर, आपने कह दिया, हमने मान लिया। अब ओवरसीज को भी उन्होंने हिदायत किया कि जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए अपनी कमर कस लें। देखिए, और ओवरसीज तो आपको पहले ही पता है कितने एक्टिव हैं। एहतजाज की टगे की वैल्यू नहीं है। देखें, खान साहब के पास ओवरसीज का एक ही कार्ड था, वो था रेमिटेंसेस का, वो फ्लॉप हो गया। एक तो खान साहब ने उसे वक्त से पहले खेल दिया। अब जब रेमिटेंसेस की बाइकाट की मुहिम नाकाम हो गई है, तो ओवरसीज के कार्ड की कोई वैल्यू नहीं रही। वो 10 डाउन के आगे डांस करें, नाचें, वो वाइट हाउस के बाहर एहतजाज करें, इट हैज़ नो वैल्यू। उसकी इसकी वजह आप समझें कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने आलमी सफारतकारी में वो कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि पीटीआई की सारी लॉबिंग अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में ज़मीन बोस हो गई है। वो जो डेमोक्रेसी एक्ट लेके फिर रहे थे कि हम आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगवाएंगे, ज़मीन बोस हो गया है। वो जो लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों को ब्रीफिंग्स दी जा रही थी, ज़मीन बोस हो गई हैं। वो जो यूरोप में पाबंदियां लगवाने की कोशिश की जा रही थी, ज़मीन बोस हो गई है। लिहाजा ये अमेरिकन डॉक्टर्स जो पाकिस्तान आए थे उनसे मुलाकात नहीं हुई ना सर? होए या ना होए, अच्छा खान जेल चाहिए। अच्छा, फायदा को तो बुलाया कि उनको उनके अपनी, मेरी एक बात समझें, क्या खान रियावर है, खुश करना है ना आपको, नहीं, चलें आप खुश हो जाए, नहीं हो रहा, नहीं आप सच बात करें। आप टीवी के आगे बैठी हैं, अभी कल आपने मेरे से एक शर्त लगाई है, वो अगले सेगमेंट में मैं आपसे उस पर बात करूंगा। आप जीतने वाले, आपकी पार्टी जीत रही है, आपने कल ही प्रेडिक्शन की थी ज़िमनी इंतखाब की। लेकिन मुझे ये बताएं कि खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी कहा, उन्होंने कहा कि जी 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर करना था। वो आपके सामने हो चुका, वो भी उन्होंने लंदन प्लान से कह रहे, उसकी तहकीकात कराएं। नहीं क्या, ये तो ऐसी बात ये है कि 9 मई पीटीआई ने किया, पीटीआई के लोग मौजूद थे, पीटीआई के लोगों को सजाएं हो रही हैं। इसमें लंदन प्लान क्या है? मतलब क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कोर कमांडर के घर को आग लगा दो, या नवाज शरीफ ने पीटीआई के लोगों को भाई मुराद सईद फोन कर रहा था, हमाद अजहर फ़ोन कर रहा था, इजाज़ चोई साहब की फ़ोन कॉल है कि हमने रैंसैक कर दिया कोर कमांडर का घर। कोई पीटीआई के लोग, मुराद सईद साहब की कॉल है कि पहुंच जाएं वहां पर जहां पर कहा है। आप मेरी बात समझें, 9 मई आप पीटीआई ने किया और रियासत के पास इसके सबूत मौजूद है। नहीं, रियासत के पास नहीं है, पाकिस्तान के आम आदमी ने देखा पीटीआई ने किया। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद कोर कमांडर के घर के बाहर खड़ी थी, वो कह रही थी अंदर जाएं। सर वहां बाहर खड़ी थी ना, कारकुनों को अंदर, कारकुन अंदर जा रहे थे, आप जिम्मेदार हैं। देखें, इस शो में जो हो रहा है उसकी मैं और आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़े इल्जामात एक के बाद एक आए। अपनी अहलिया के हवाले से भी उन्होंने बड़ी डिटेल्ड बात की है इस ट्वीट में। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात इमरान खान के ट्वीट के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया के साथ होने वाले जुल्म पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी की गुज़श्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया कार फरमा है। और इंतकामी रवैया वो आप मेरे ख्याल से एलैबोरेट करेंगे उसको बेहतर तरीके से। आपके तो पैर जलते हैं एलैबोरेट करते हुए, मुझे लगा दें। ठीक है, आप जरा बेहतर तरीके से समझा देंगे आवाम को। बारी आई है तो मैं कर दूं। नहीं, मैं बता देती हूं, वो तो ट्वीट है पूरे सबके सामने। जी जी, देखें, उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बनाए गए बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की। मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगी। बुशरा बीबी की गुज़श्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल के पीछे, नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया कार फरमा है कि उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की तो बुशरा बीबी का मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जो स्टोरी ज़बान ज़द आम है वो ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर DGI थे, हाँ जी,
उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन की जो एक फाइल है वो इमरान खान को दी। इमरान खान वो फाइल देखकर गुस्से में आ गए, उन्होंने उनको DGISI के ओहदे से हटाया, ठीक है ना। उसके बाद वो कोर कमांडर मंगला लग गए और वो अपनी जाके नौकरी करने लग गए। जब वो कोर कमांडर मंगला भी थे तो उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब सूरत ये एक स्टोरी है और DGISI के ओहदे पे बरकरार रखने के लिए ही बुशरा बीबी से मेरे ख्याल से मुलाकात करवाई। अब सूरत हाल ये है कि ये एक वो स्टोरी है जिसकी ना कभी आसिम मुनीर ने तरदीद की है ना तस्दीक की है। हाँ जी, जबान ज़द-ए-आम है, मैं अमी को मुबैना तौर पर, ठीक है ना, हमें नहीं पता को फाइल दिखाई नहीं दिखाई, लेकिन जुबान ज़द-ए-आम है, गॉसिप स्टोरी जिसे आप कहते हैं। एक इमरान खान साहब का आज का ट्वीट है कि जो उन्होंने अपनी बेगम की गिरफ्तारी को जनरल आसिम मुनीर से, एक खान साहब का ट्वीट है 21/5/2023 का, 2023 21/5, और ये आप देखें 9 मई के बाद जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बुशरा बीबी और आसिम मुनीर के तनाज़े के हवाले से जितनी खबरें हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, नाइदर डिड आसिम मुनीर शो एनी प्रूफ ऑफ माई, मतलब उन्होंने कहा है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को अपनी बेगम की वजह से ना हटाया, ना इस मामले से उनका कोई ताल्लुक है, ना मेरी बेगम का और उनका कोई राब्ता। उनका आज का ट्वीट और उनका 21/5/2023 के ट्वीट आपस में तजाद है। या वो 21/5/2023 को झूठ बोल रहे थे या वो आज झूठ बोल रहे हैं। देखिए ना, वो ट्वीट भी खान साहब का है, उनके ट्विटर हैंडल पे है, और कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सबूत आए बुशरा बीबी के खिलाफ, और ना बुशरा बीबी और आसिम मुनीर के दरमियान कोई तनाज़ा है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, आज वो कह रहे हैं बुशरा बीबी और आसिम मुनीर के दरमियान तनाज़ा है। तनाज़ा सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि मिलने की ख्वाहिश की, तो लेकिन इस ट्वीट में भी उन्होंने पिछली कोई बात नहीं की। नहीं, वो तो आधा सच बोला ना, मतलब वो तभी बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे होंगे ना कि अगर कोई बुशरा बीबी को बदगुमानी होगी, बुशरा बीबी की करप्शन फाइल या की बात, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कोई ना कोई, नहीं, मतलब आप मेरी बात समझे। अगर मैं खान साहब की बात सच मान लूं, वैसे कि जो मैं नहीं मान रहा, और मैं समझ रहा हूं कि 21/5/2023 के ट्वीट और आज 1 जून 2025 के ट्वीट में जमीन आसमान का फर्क है। और खान साहब आप अपनी मर्जी से मौक़िफ़ तो नहीं, वो कहते वैसे तो उन्होंने कहा यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है, ये भी यू टर्न है, ठीक, मतलब आप मेरी बात समझे ना। इसीलिए लोग उनका 21/5/2023 का ट्वीट भी पढ़ लें और आज का भी पढ़ लें और फिर सोचें सच कौन सा है, और क्योंकि दोनों तो सच्चे हो नहीं सकते। वो कह रहे हैं वो घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और सियासत से उनका कितना ताल्लुक है वो तो हमने देख ही लिया था 26 नवंबर को भी। अच्छा, शुक्र है ये बात मैंने नहीं कही, लोगों ये बात सना कमान ने कही है, ये तो ट्रोलिंग तरीके इसकी इंसाफ करनी के है, अपने मेरी अंदर नहीं जो करनी। लोग हैं जो उनकी अपनी क़यादत है वो भी एतराज उठाती है। अली अमीन गंडापुर के जो इख्तिलाफात थे बुशरा बीबी से वो तो सामने आ गए ना, ट्रोलिंग तो ये तो मानते हैं ना खान साहब के करीबी लोग भी, मैं फैजल वाडा की तरफ इशारा नहीं कर रही, खैर बहुत से लोग मानते हैं कि ये खान साहब के आधे से ज़्यादा मसले उनकी अपनी अहलिया की वजह से। बताएं इसमें कुछ गलत है? आप ये मानती हैं? बहुत से लोग मानते हैं, मैं सामने नहीं, आप तो आप मेरे ऊपर क्यों आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। देखिए ना, आप मेरी बात समझिए ना, टू बी वेरी फ्रैंक, वैसे तो वो ऑडियो भी मौजूद है कि तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीरें क्यों बनाई गई हैं। वैसे तो लोग पूछते हैं कि फर्क होगी वो क्यों गायब कराया हुआ है, क्योंकि मलक रियाज से मेरा मतलब है कि 5 कैरेट की जो अंगूठियां आई हैं उनका हिसाब भी मांगा जा रहा है, और जो मलक रियाज साहब से जमीनें ली जा रही थी और मलक रियाज साहब के काम कराए जा रहे थे, उसके पीछे बुशरा बीबी फराग होगी का रैकेट, और खावर मानिका कहाँ थे उसमें हैं? अब आप ले नाम नहीं, पर खावर मानिका तो मलक रियाज से थ्रू नहीं था, बिल्कुल साथ साथ थे, वो तो फराग होगी, हालात अच्छे थे, और अब हालात उनके अच्छे। अभी देखें, मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूँ किसी खातून के बारे में कि उनके मैं खातून की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बात तो उनके शौहर की कर रही हूँ। नहीं, पर बुशरा बीबी के शौहर की बात कर रही है ना। अच्छा, आप वाह वाह वाह, मुज़म्मिल साहब मैं इस बात पे एक और तमगा देना चाहती हूँ, उनके साबिक शौहर की बात कर रही है ना, कि वो अगर इमरान खान की वजारत उज़्मा में उन्होंने कोई काम कराए हैं, पहले उन्हें कोई एतराज नहीं था, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजर रही थी, और उसके बाद जैसे ये तो मामला भी बुशरा बीबी और उनके साबिक शौहर के दरमियान है, खान साहब का और साबिक शौहर के दरमियान है, हमारा तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उस पर कभी शो किया है, ना मैं उसको कभी डिस्कस करना चाहता हूँ, ये भी आप कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं तो उनका ट्वीट डिस्कस कर रहा था
ये जरूर है कि करप्शन आपको बुशरा बीबी की याद है, आपको फराग होगी की याद, आपको उस्मान बुजदार की, आपको खावर मानिका की याद नहीं है? नहीं देखिए, मैं पार्टी बदल गई ना। मैं तो बात कर रहा हूँ, अगर खावर मानिका ने कोई करप्शन की थी डीपीओ चेंज हुए थे तो बुशरा तो इमरान खान को उनके ऊपर केस बनाना चाहिए था, उनके दौर में उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उनको माफ नहीं करना चाहिए था। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बहरहाल, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा है कि खान साहब ने आज जो अपनी बेगम की बेगुनाही की कहानी और उनके और आसिम मुनीर पर डालने की कोशिश की है, मैंने ये कहा है कि ये उनके 21/5/2023 के ट्वीट से मुतजाद है, और या वो सच था या ये सच है, दोनों चीजें वो आपस में। और 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो हमारे MNA अब्दुल लतीफ चित्राली को झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई, ये सबूत बताएं उसके कहाँ हैं? सबूत अदालत में पेश किए, मेरे पास थोड़ी है। वो थाना रमना में उन्होंने आग लगाई है, मौके पे वो मौजूद थे, लोगों ने उन्हें पहचाना है, वो मुकदमे में नामजद थे, उन्हें सजा हुई है, वो जाके अपनी अगली अदालत से अपनी बेगुनाही साबित कर लें। इसमें ऐसी कौन सी बात है? 9 मई में तो अब सजाएं ही होनी है। मेरे और आपके पास तो सबूत नहीं है। वो कह रहे सीसीटीवी फुटेजेस भी 9 मई की चोरी। कौन सी सीसीटीवी फुटेजेस? जो कोर कमांडर के घर को आज या GHQ वाली हैं, वो तो अवेलेबल हैं, वो तो देख लें। सादा कपड़ों में मलबूस लिबास में उनकी निशानदेही कर दें। लेकिन आप मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, आपने अपनी मौजूदगी का जवाब देना है कि आप मौजूद थे, आप आग लगा रहे थे, आप वहां पर क्यों थे? मैंने तो पहले भी कहा है कि वो कोई कह रहे हैं अदालतों में ना 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस तमाम अदालतों में हम मंगवाने की दरख्वास्त देंगे। अभी भी अदालतों से कैसे? देखें जी, सीसीटीवी फुटेज उस अदालत में जिस अदालत का मुकदमा है उसी की मंगवाई जा सकती है। मसलन जो कोर कमांडर के घर को आग लगाने का है, वहाँ कोर कमांडर वाली मंगाई जाएगी। जो GHQ का मुकदमा है, वहाँ GHQ वाली मंगाई जाएगी। जो शहदा के बेहुरमती का है, वहाँ शहदा की बेहुरमती वाली बुलाई जाएगी। अगर खान साहब ये कहें कि मेरी गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सब मुकदमों में पेश की जाए, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आप मेरी बात में, खान साहब जिस सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं वो अपनी अहाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं। आप मेरी बात समझें, उनका ये मौक़िफ़ है कि मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ मेरा ये सवाल है कि अगर आपको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया भी गया, मैं फ़र्ज़ करने तब भी आपके पास फौजी तनसीबात पर हमले का जवाज़ नहीं है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, उसके खिलाफ रेमेडी कोर्ट से ही अवेलेबल थी। उसके खिलाफ रेमेडी कोर कमांडर के घर को आग लगाना नहीं था, उसके खिलाफ रेमेडी GHQ पर एहतजाज नहीं था, उसके खिलाफ रेमेडी जो है वो शहदा की यादगारों की बेहुरमती नहीं थी। लिहाजा अगर तो आप अपनी गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं तो उनका इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक सियासी बयानिया तो हो सकता है, आप बनाई जाएं। जो मुकदमा होगा वहाँ उससे रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज होगी, यकीनन वो पेश की जानी चाहिए। और अगर जितनी के कोर्ट में और वो गवाह, अब देखें ना, कोर कमांडर लाहौर के घर के वाक़यात में तो 12 फौजी भी गवाही दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी दे रहे हैं, SSP IG भी दे रहे हैं। तो वो तो मेरा मतलब है गवाहियाँ अपनी जगह मौजूद हैं और उन गवाहियों पर ही सजा होनी है, सबूत गवाहियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऑफ़र की बात एक बार फिर से मैं आपके सामने रख देती हूँ कि 3 साल चुप रहने का कहा, मैं तो 3 मिनट चुप नहीं रहूँगा। ऑफ़र नहीं आई, डील की बात नहीं हो रही, ये तो फिर कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है स्टेटमेंट, क्योंकि नईम हैदर पंचोता ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। अब आने वाले टाइम में बाहर निकालते हैं, 3 साल खामोश रहें। 3 मिनट के लिए कह रहे हैं मैं खामोश नहीं रहूँगा, क्योंकि ये तो सियासतदानों को डील्स होती हैं, ऑफर्स आती हैं ऐसे कि आप बाहर जाएं या यहाँ रहें लेकिन खामोश रहें। सियासतदान अग्री करते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं, इज्जत की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं, फिर से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इक़्तिदार में आते हैं और फिर पूरे कौम के ऊपर हुकूमत करते हैं। तो मेरा ख्याल है क्या मुश्किल है, खान साहब ऑफर हुई नहीं। ये भी खान साहब का जो है ना, मैं झूठा नैरेटिव है। अगर मैं आज भी ये समझता हूँ कि वो रोज़ अपने ने एक 10,000 ट्वीट ने कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ। 10 दिन पहले गिव एंड टेक का ट्वीट भी मौजूद था ना, गिव एंड टेक की वो बात भी अलीमा खान ने की और एकदम से जारहाना अंदाज मैं नहीं, क्योंकि जवाब ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे आज के इमरान खान के ट्वीट डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के लगते हैं।
मतलब जब वो कह रहे हैं कि मैं जिसमें वो ओहदे से अलग हो जाए, मुझे लगता है वो अपनी टीम से बहुत डिप्रेस है। नहीं, वो बुशरा बीबी के हालात से भी डिप्रेस है कि उनकी जेल की लाइट बंद कर दी गई है 1-2 दिन जब वो ये कह रहे हैं कि कम हौसला और बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं, मुझे लगता है वो बहुत नाउमीद हो गए अपनी टीम से। मुझे लगता है कि उनका इमरान खान ज़हनी तौर पे अपनी टीम से हार गए हैं कि ए मेरी टीम मुझे मैच नहीं जिता सकती बतौर कप्तान। उनका ये मैं समझता हूँ कि मुझे ये लग रहा है इन ट्वीट से कि इमरान खान ज़हनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। ये शिकस्त तस्लीम करने वाले ट्वीट हैं कि मेरी टीम बहुत बुरी है, मेरे लोग कख नहीं है, मेरी तबाह टीम है, नलायक लोग हैं मेरे पास। अगर जब आप अपने लोगों को बुरा भला कहने तो डील कर लेते और खामोशी से जेल से बाहर आ जाते। ये मुझे नहीं पता, ना करते। मतलब वो तो फिर तरीके ऐलान कर दिया। हर पार्टी को अपनी पॉलिसी के तहत सियासत करने की इजाजत है। वो जैसी सियासत करना चाहते हैं उन्हें करें। बेहतरीन मुज़म्मिल साहब, यहाँ तो आपने बात ही बेहतरीन खूब कर, ठीक है ना, जमातों को बिल्कुल आगे होना चाहिए। और जो वो सियासत कर रहे हैं उसके नताइज के भी वो खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये ना कहें कि उसके नताइज के कोई दूसरे जिम्मेदार हैं। जैसी भी आप जो भी सियासत कर रहे हैं, हर सियासत की एक कीमत है, हर सियासत के कुछ समरात हैं, कुछ नताइज हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। आप अपनी सियासत के खुद जिम्मेदार हैं, जो भी है वो। लेकिन मुझे आज के जो ट्वीट्स हैं जो उन्होंने अपनी बेगम और आसिम मुनीर के हवाले से किए हैं या जो अपनी टीम के हवाले से किए हैं, मुझे नाउमीदी के ट्वीट लगते हैं, मुझे डिप्रेशन के ट्वीट लगते हैं, मुझे हौसला पस्त होने के ट्वीट लगते हैं। ठीक है ना? तो लिहाजा मुझे कोई इतने अच्छे ट्वीट नहीं लगते। जनरल आसिम मुनीर ने जरगे से कल वहाँ खिताब किया, हमने प्राइम मिनिस्टर का खिताब तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन कबायली हमायदीन से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया, क्लियर कर दिया उन्होंने कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। बहुत क्लियर स्टांस है, बहुत क्लियर स्टांस है। और इस दफा वाकई ये लोग हमारे बात करनी, उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे लोगों, हमारी तरक्की और हमारे अमन पर हमला कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। अच्छा, कल हमारे शो के बाद ना एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी एक नोटिफिकेशन किया कि जितनी बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फितनतुल हिंदुस्तान बोला और लिखा जाएगा जी। हम भी फितनतुल हिंदुस्तान ही कह देते हैं उन्हें, फिर चूँकि अब सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन हो गया तो अब उनका नाम फितनतुल हिंदुस्तान है। तो लेकिन टेक्निकल बात यह है कि आसिम मुनीर साहब का जिरगे से खिताब वो बड़ा क्लियर है कि फ़ौज किसी रियायत करने को तैयार नहीं है और फ़ौज किसी को कोई माफ़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो लिहाजा ऑपरेशन होगा बलूचिस्तान में, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स ख़त्म किए जाएंगे। इसमें टाइम लग सकता है, मैंने कल भी कहा था ये एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फ़ौज का अज़म और जनरल आसिम मुनीर का अज़म बिल्कुल ठीक लगता है कि वो इस वक्त इस मूड में है कि उन्होंने किसी को इस सारे को ख़त्म करना और हंगामी बुनियादों पर बड़े फैसले भी लिए गए। 2013-14 में भी दहशतगर्दी इसी तरह थी, फिर फ़ौज ने ऑपरेशन से, ज़रबे अज़ब से और दूसरों से कामयाबी हासिल करके उसको ख़त्म किया था। अब दोबारा सर उठाया है तो मुझे लगता है पाकिस्तान की फ़ौज इसको दोबारा ख़त्म कर देगी। तब भी 2-2.5 साल का टाइम लगा था, अब भी टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली हम काफी पुरुमीद हैं। एक और हम वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट डिस्कस करना चाहते थे। जी, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तारीफ की है। जी, मतलब वैसे तो आपको पता है फवाद चौधरी साहब की मुस्लिम लीग नून से खास ही मुखालफत है, खास नहीं कोई ज़्यादा खास वाली मुखालफत है, और वो बहुत क्रिटिक रहते हैं PMLN के बारे में, और अक्सर लोग उनसे सवाल भी करते हैं, साफ़ी भी कहते हैं आप नून लीग ज्वाइन कर लेंगे या पीपल्स कह रहे हैं क्यों? उनकी पीपल्स पार्टी के लिए किसी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, नून लीग के लिए नहीं, PTI के लिए तो बहुत मौजूद है। इमरान खान तो उनके अब भी दिल में बसता है, इमरान खान के दिल में वो नहीं बस रहे या उन्हें PTI कबूल नहीं करी। लेकिन आज उन्होंने अता तारड़ के हक में एक ट्वीट किया है, वो फाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के हक में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जब वो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे तो उन्होंने PTV की बिल्डिंग में एक इफ्तिताह किया था एक कॉन्फ्रेंस रूम का, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब की नेम प्लेट लगी हुई थी कि इफ्तिताह। बाद में जब हुकूमत गई और निगरान हुकूमतें आई तो फवाद चौधरी साहब की तख्ती हटा दी गई। अता तारड़ साहब ने वो तख्ती वापस फवाद चौधरी साहब की लगवा दी है। तो इसका क्या मतलब है?
मेरा ख्याल है बड़े दिल का मुजाहरा किया है। या फिर एक इशारा ये भी है कि आज वेलकम? नहीं, ये नहीं, ये एक बड़े दिल का मुजाहरा किया है। ये आप पीटीआई के लोग जो है ना हर चीज में साजिश, पीटीआई के लोग कहाँ से आ जाते हैं इसमें? साजिश ना ढूंढा करें। ये फवाद चौधरी साहब के लिए एक ये लम्हा बिक्री है, उनके लिए सोचने की बात है। गौरतलब ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल है अता तारड़ का। इसी मौके पे टाइमिंग्स मैटर नहीं करती। मतलब उनके नोटिस में अब लाया गया कि फवाद चौधरी साहब की नेम प्लेट हटाई गई है। जब अता तारड़ साहब के नोटिस में लाया गया, उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि ये नेम प्लेट वापस लगा दें। आज फवाद चौधरी साहब ने उस पर अता तारड़ साहब का शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ ये सियासत का एक खूबसूरत रंग है। आप इख्तलाफ भी रखें और एक रवादारी और अखलाकी रवादारी, सोशल नॉर्म आपस में बरकरार भी रखें और मिल मिला के हुकूमतें करते रहे, कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी। नहीं, आपस में इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि गालम गलूच करें। आपस में इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के नाम मिटा इख्तलाफ रखें, लेकिन अवाम की नहीं, एक दूसरे के नाम मिटा दें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। इख्तलाफ दलील के साथ होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हैं, किसी जगह का उन्होंने इफ्तिताह किया है, वहाँ उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, वो लगी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अता तारड़ साहब ने बहुत ही खुले दिल का और आला ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है, वो वापस लगवा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद ज़िमनी इंतखाब जो समरियाल के हैं उस पर देखेंगे कि सूरत हाल क्या है, रिजल्ट अभी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हल्का PP 52 समरियाल ज़िमनी इलेक्शन नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और सूरत हाल मज़ीद वहाँ पर क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा हम न्यूज़ शफीक यासीन भी मौजूद हैं। शफीक, थैंक यू सो मच। सूरत हाल दिन भर वोटिंग की क्या रही? पोलिंग स्टेशन पे हंगामा आराई देखने में आई, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं। आप बताएं कि सूरत हाल सारा दिन क्या थी? जी बिल्कुल, जब जैसे ही आज पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ है तो पोलिंग का जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ है, उसके बाद थोड़ा सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसमें बेहतरी आती गई, पोलिंग का अमल तेज़ होता गया और वोटर आते रहे, अपना हक राय दे इस्तेमाल करते रहे। कुछ जगहों पे हमें एक इक्का दुक्का वाक़यात जो देखने में आए हैं और जैसा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत भी की गई हैं और उसके बाद से कोई मेन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अभी जो गिनती का अमल जारी है, शाम से ही जारी है और अभी दोनों ही जमातों के जो दावेदार हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि अपनी अपनी जीत का, लेकिन हमें जो नून लीग की जो बढ़तरी है अभी वो हमें सामने देखने में मिल रही है। इस बार पीटीआई को कैंपेन करने की तो खुली इजाज़त दी गई इस हल्के में, कैंपेन में तो कोई रुकावट नहीं थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, कैंपेन करने की खुली इजाज़त दी गई है, बल्कि पीटीआई ने इस बार जलसा भी किया और उसी दिन जलसा था, दोनों की रैलियाँ भी आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस किया और एक ही दिन में नून लीग का जलसा, उसी वक्त में पीटीआई का जलसा, ना कोई पकड़ दकड़ की गई है। ज़मीर साहब, सूरत हाल तो हमारे सामने है दिन भर की कि नून लीग को बर्तरी है हमारी, उनसे बात हो गई है। पोलिंग स्टेशन पे हंगामा राई भी देखने में आई। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ मौजूद थी। मेरे ख्याल में इस हवाले से ये ज़िमनी इंतखाब अच्छा है कि पीटीआई ने फुल कैंपेन की है, जलसा किया, रैली की, उनके सारे MNA MPs वहाँ मौजूद रहे और PMLN ने भी, दोनों एक टफ कॉन्टेस्ट, दोनों पार्टी बल्कि 3 पार्टियों ने मिलकर भरपूर इंतखाब लड़ा। सीट बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की थी, वो कल ही आपने बता दिया था। आप हार गए, आपने प्रेडिक्ट भी किया था या पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि पार्टी आपकी जीत रही है? मुझे ये लगा और वो जीतनी थी। मेरा ये एनालिसिस था कि ये ट्रेडिशनली सीट मुस्लिम लीग नून की है, तो मुस्लिम लीग नून को अपनी सीट रिटेन करनी। जलसे और कैंपेन तो कामयाब तरीके इंसाफ के हुआ? नहीं, दोनों के हुए, एक का नहीं हुआ, दोनों के हुए। वो आपको बता रहे थे कि जिस दिन उनका जलसा था उस दिन उनका भी जलसा था, दोनों के जलसे कामयाब हुए, दोनों ने अपनी जगह। देखें, अब मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर तो वहाँ जा नहीं सकते थे, शहबाज शरीफ, मरियम या वज़ीर शजीद जो की पाबंदी है, और पीटीआई के जो सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर और उनके जो बड़े लीडर हैं वो सारे वहाँ कैंपेन में गए हैं और उन्होंने सारी कैंपेन की है। अच्छी बात है, मेरे ख्याल में जमहूरियत के लिए बेहतरीन है और लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। चले, बाकी धांधली का इल्जाम तो इंतखाबात से हटके कुछ तो मुख्तलिफ अच्छा, पीपल्स पार्टी धांधली का इल्जाम लगा रही है। आप हिसाब लगाएं, साथ तो नाइंसाफी होती रही है पंजाब में। नहीं, उनके 2024 के इलेक्शन में कुल 1800 वोट थे, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं, अच्छा कॉन्टेस्ट किया है। लेकिन समड़ियाल की सीट अगर मुस्लिम लीग नून हार जाती तो सब कहते हैं मरियम की कारकर्दगी लोगों को पसंद नहीं, और अगर जीत गई है तो ये मरियम की कारकर्दगी का सबूत है कि लोगों ने मरियम की कारकर्दगी पर एतमाद किया है।
अगर ये सीट पीटीआई जीत जाती तो पीटीआई के मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाती, एक मंग बन जाती कि हमने देखा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो हम जीत गए। तो एक अच्छा टफ कॉन्टेस्ट था इस इलेक्शन के नताइज के अपने अपने। तो फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी हमें नजर आ रही है। पहले से ही पता चल रहा था कि खान साहब, क्योंकि खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि फॉर्म 47 मिलने तक आरओ के दफ्तर में मौजूद रहें, धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को उसकी मकबूलियत का अंदाजा हो सके, क्योंकि धांधली तो ये करेंगे, इलेक्शन चोरी करेंगे। अभी तक तो धांधली के कोई इल्जामात नहीं है, वो पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं, पीटीआई ने तो नहीं लगाए हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये एक बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ है ज़मीनी इंतखाब, और इसमें पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, पीपल्स पार्टी ने ज़ोर लगाया है, पीएमएलएन ने ज़ोर लगाया है। मुस्लिम लीग नून की सीट थी, पीपल पार्टी ने अपना रिवाइवल किया है, पीटीआई ने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, उनकी सीट थी, उनकी वाज़ेह बरतरी है। अभी हतमी नताइज आने तक हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जीत गए या वो जीत गए, हतमी नताइज का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बरतरी जो है वो हमें समड़ियाल के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है। मुज़म्मिल साहब, इसहाक डार भी मुसलसल राब्ते में है दूसरे ममालिक से, और बड़ा ज़रूरी हो चुका है पूरी दुनिया को बावर कराना कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहा है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पहुंच गए हैं अमेरिका में, और वहाँ पे भी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो स्केड्यूल हैं। तो ये बड़ा अच्छा है सिफारती सतह पे। बिलावल का जो इंडिया की सिफारती नाकामी तो हमारे सामने आ चुकी है। बिलावल का जो विजिट है उसका कंपैरिजन होगा शशि थरूर के यूएस विजिट से। जी, बिलावल की मीटिंग्स को कंपेयर किया जाएगा शशि थरूर की मीटिंग से। जी। अगर बिलावल की मीटिंग उनसे बेहतर मीटिंग्स हैं, उनसे हाई स्टैंडर्ड की मीटिंग्स हैं, तो फिर कहा जाएगा कि शशि थरूर का विजिट जो था, इंडियन विजिट था, वो नाकाम रहा। अगर बिलावल के में ज़्यादा अटेंशन लेते हैं थिंक टैंक्स की, तो फिर ये एक कंपैरिजन होगा शशि थरूर और बिलावल का, मैंने पहले भी कहा है। जी। बाकी इसहाक डार साहब की आज अफगानिस्तान के वजीर खारजा से बात हुई है। जी। और बरतानिया के वजीर खारजा से बात हुई है। इस वक्त मैंने कहा ना कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिप्लोमेसी की जंग जारी है, सफारतकारी की जंग जारी है। आप भारत भी देखें तो वहाँ भी सफारतकारी की बहुत तेजी से करने जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो यहाँ भी सफारतकारी है। अभी प्राइम मिनिस्टर भी 4 मुल्कों से आए हैं, अभी और मुल्कों के दौरे आगे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सफारतकारी की जंग है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। लेकिन अच्छा कॉन्टेस्ट अब बिलावल का दौरा अमेरिका ये तय करेगा कि हमने पूरी दुनिया को कितना कन्विंस किया है। सतह की कोई सरकारी मीटिंग्स हो गई भारत की, तो फिर तो शशि थरूर आउट क्लास हो जाएंगे। और अगर उनकी आला मीटिंग, अगर वो भी वैसे ही थ्रू दौरा हुआ तो ये देखने की बात है। शशि थरूर का दौरा इसलिए नाकाम रहा कि वो ट्रंप पर तनकीद करते रहे, और कहा जा रहा है कि उन्होंने तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब कर दिए ठीक करने की बजाय। तो अब बिलावल के दौरे से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होते हैं, क्या होता है ये देखने में आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हाफ़िज़।